गूगल सर्च कीजिएगा आईसीएसई हांगकांग, और आईसीएसई वॉज एग्जैक्टली लोकपाल जो हम लोग मांग कर रहे हैं, वही मॉडल हमने वहां से लिया। आईसीएसई ने आते ही पहले शॉट में 180 में से 120 पुलिस ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस कर दिया। उसके बाद वहां पे मैसेज ऐसा फैल गया कि अगर हम करप्शन करेंगे तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड टुडे हांगकांग इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री। उस टाइम वहां वो लोग भी सोच रहे होंगे ईमानदार आदमी कहां से आएगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अपना देश भी ऐसा हो कि वहाँ ईमानदार लोग ज्यादा हो, बेईमान लोग कम हो। अन्ना जी, एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए लोकपाल बिल पास भी हो गया, सब कुछ हुआ, आप लोकपाल बनना चाहेंगे? मैं लोकपाल बनने से मुझे अंग्रेजी आती नहीं। उसके लिए अंग्रेजी की क्या जरूरत है? एक बात ये है। दूसरा, मैं लोकपाल बन गया तो लोग आरोप करेंगे कि अन्ना का पूरा कोशिश था इसको लोकपाल बनना था। लेकिन ये बताइए कि इस बार की तरह सरकार ने जैसे आपको कहा कि आप चुन के भेज दीजिए, और आप ही से अगर कह दिया कि अब आप लोकपाल भी, फिर आप ही बता दीजिए किसको बनाएं, तो किसको बनवाएंगे आप? सिस्टम बनाए ना कानून के अंदर। लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में 4 जज है, 2 सुप्रीम कोर्ट के है, 2 हाई कोर्ट के है, प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिट पार्टी का लीडर है, चीफ कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, 8 लोगों की कमेटी है। लेकिन आप सोचिए, ये सारे सिस्टम अभी भी अलग अलग पौधों के लिए हमारे देश में चल रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर्स अभी भी हैं, फिर भी थॉमस साहब सीवीसी बन ही जाते हैं। नहीं, वो उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में गड़बड़ है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग, अगर दिस इज अ टू सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, अगर हम लोग सारे सिस्टम को ये कह दें कि हमारे देश के सारे सिस्टम गड़बड़ हैं, तो इसीलिए जो नया सिस्टम आएगा वो भी गड़बड़ होगा। वो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। वो जो आज तक जितने सिस्टम बनाए गए थे वो भ्रष्ट लोगों ने अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए बनाए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग मिलके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया सिस्टम बना रहे हैं। तो इसमें आप भी योगदान दीजिए। आप देखिए कि उसमें हमने कहीं ये लाइन नहीं लिखी है कि अन्ना हजारे विल डिसाइड द नेक्स्ट लोकपाल। बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अरविंद जी से बात किया, इनका अगला एजेंडा जुडिशियरी है। प्रॉब्लम है जुडिशियरी। हम लोग कहते रहते हैं हमारा तो सब कुछ हमने कॉपी किया ब्रिटिशर से, अमेरिकन से, इधर उधर से। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में आप अगर लंदन में जाए तो आपके पास पूरा जगह पड़ा हुआ है, हाइड पार्क, जहाँ पे आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक जगह नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम जाके बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, 10 गुना ज्यादा पर मिलियन उनके पास जजेस हैं। हमारे पास जजेस की संख्या इतना कम है, हम लोगों ने जानबूझ के कम करके रखा हुआ है ताकि करप्ट जो आदमी है, वो क्रिमिनल है, उसको कभी सजा हो ही नहीं, जैसे इनका एक्सपीरियंस था। तो जजेस का जो नंबर है वो बड़ा, मतलब ये लोकपाल अलोन कांट मेक दिस कंट्री क्लीन। लोकपाल के साथ कंप्लीट जुडिशियल रिफॉर्म्स, और जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ फाइनली ऊपर चेंजेस लाने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म, जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इट्स अ 3 वे सिस्टम, ये तो पहला कदम है। इसके बाद जुडिशियल, एंड विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि उधर अगर चेंज आ जाए, उधर अगर जजेस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए, उधर अगर हर आदमी को पता रहे 6 महीने में आई बी पनिश, वो क्राइम करते हुए डरेगा। देयर इज नो डिटरेंट, जैसे उन्होंने कहा। हमें डर ही नहीं है क्राइम का आज, क्योंकि कोर्ट इज द बिगेस्ट गेम। कोर्ट में जाओ और डेट पे डेट लेते रहो। एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। 25 साल लग जाएंगे। सो व्हाट इज द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ करप्शन? कोर्ट को हमने डिस्फंक्शनल जानबूझ के रखा हुआ है ताकि हम सब चोरी कर सके और हम सब क्राइम कर सके, और जा तू कोर्ट में मेरे को लेके, वो तो अपना है। जी सुधीर का भी, अन्ना जी आपसे ये सवाल था। सुधीर, आप बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। देखिए, बाबा रामदेव के साथ में जो आधी रात को हुआ, उसकी तो जितनी भर्त्सना कर सकते हैं सब लोगों ने की है कि एक ड्रैकोनियन किस्म के, मतलब इमरजेंसी के दिनों की इन्होंने याद दिला दी हमको फिर से कि किस तरह से सोए लोगों पर जाकर के अत्याचार किया उन्होंने। और ये सरकार समझती, आस्तुति कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने सबक सिखाया जो लोग ऐसा काम करेंगे उनको, यानी कि जो आवाज उठाएगा उसको हम कुचल देंगे। सवाल एक तो ये है कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से आप अगर प्रदर्शन करते हैं या अनशन करते हैं, क्या इसका आपको अधिकार नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि ये अन्ना, इनको जब इन्होंने दिल्ली से बाहर निकाल दिया, उठा करके ले गए यहाँ से, जैसे कोई डिक्टेटरशिप हो, और बाबा साहब को इनको, बाबा जी को तड़ी पार कर दिया गया है, जैसे कोई गुंडे बदमाश हो कि दिल्ली में की सीमा में नहीं घुस सकते। ये धारा 144 लगा दी गई, और मुझे शायद ऐसा पता है कि हर 2 महीने बाद ये धारा 144 लगाते रहते हैं दिल्ली में।
मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या मैं आईएनजी मिनिस्ट्री से रोजाना पूछूंगा कि आज मुझे कार्टून बनाना जरा बताइए, मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं? आप एक अनशन करना चाहते हैं तो धारा 144 का यहाँ पे कोई आतंकवादियों का हमला होने वाला है, और या क्या अन्ना साहब कोई आतंकवादी है? ये बैठ करके अनशन करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? और बाबा को जो तड़ी पार किया गया है, क्या उनको हरिद्वार से यहाँ तक लाने का इंतजाम आप लोग करेंगे? कोई ऐसा आंदोलन चलाएंगे कि हम उसका विरोध करते हैं धारा 144 का और बाबा को हम यहाँ लेके आएंगे? अन्ना जी कुछ करेंगे आप? ये तो अभी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में सब शांति भूषण, प्रशांत भूषण जो कानून के जानकार लोग हैं, तो आज सवेरे भी 1 घंटा तक इस पर बातचीत हुई थी कि ये तो लोकशाही का गला घुटने वाली बात की है इन लोगों ने। ऐसे आगे के लिए ना हो, इसके लिए क्या कर सके, ये सब बातें चल रही है। और आखिर हम न्यायालय में जाकर भी, आगे जाकर भी इसको बदलना होगा कि दूसरा ऐसा बर्ताव दूसरे के साथ ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, उस वक्त जब आप अनशन पर बैठे थे अरविंद जी, आप भी तब थे, तब सरकार की टोन ये थी कि आप आइए, बातचीत करते हैं, कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया, सब ठीक है। उस वक्त क्योंकि जो टेम्परेचर था, पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना बढ़ गया था, देश भर से आपको समर्थन मिल रहा था, और एक एक दिन अगर आप वहां और ज्यादा बैठते तो आपका समर्थन और ज्यादा बढ़ता चला जाता, क्योंकि सरकार को मंजूर नहीं था। इसलिए जरूरी था कि आपका अनशन जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, आपकी मांगे मानी जाए। मान ली आपकी मांगे, उसके बाद आपको अब ऐसा लगता है कि अब जो है, अब स्थिति बदल गई है, टोन बदल गई है, अब वो सीरियसनेस खत्म हो गई है, और सरकार शायद आपको ये चैलेंज कर रही है इस वक्त कि अब आप फिर से वैसा करिए। ऐसा लगा आपको फिर से कि आप फिर से अनशन पर बैठिए, क्योंकि वो बात आपकी खत्म हो गई, हमने आपकी बात मांगे मान ली, और वो बेसिकली आपको पूरा फिजल आउट करने के लिए था कि उस वक्त वो जो मुहिम चल रही थी उसको इस वक्त ठंडा करो। तो फिर से बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने लाइफ में ये तय किया, उम्र के 26 साल में, यंग था मैं, तब मैं तय किया कि इस देश के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, मैं तय किया है। और शरीर में प्राण है, तब तक मैं इसके लिए लड़ते रहूंगा, चाहे आगे 1 बार क्या 2 बार क्या, जब तक प्राण है शरीर में तब तक लड़ते रहूंगा। अन्ना जी, आपकी उम्र क्या है इस वक्त? अभी तो 74 शुरू हो गई। 74। अब सब लोग आपसे ये जानना चाहते थे कि इतने दिन आप भूखे प्यासे कैसे रह पाए, और इतनी गर्मी दिल्ली में है, अभी भी इतनी है और उस वक्त भी थी। ये तो 5 दिन कुछ नहीं। आप कैसे इतने दिन तक बिना खाए पिए आप कैसे रहते हैं? इसका राज क्या है? ये 5 दिन नहीं, 16 दिन तक मैं अनशन किया। वो कैसे है? लोग तो एक दिन नहीं रहते। आदत पड़ गई शरीर को, बिना खाए भी जी सकता हूँ। ये आज नया नहीं, 25 साल से मैं लड़ रहा हूँ, 25 साल से। ये राइट इन्फॉर्मेशन 10 साल लड़ते रहा। नहीं, वो लोग यही जानना चाहते हैं अनशन का टॉनिक क्या है? ये टॉनिक में हौसला होना चाहिए, दिल में हौसला होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, असंभव नहीं है। अब हम अपने आखिरी चरण पर हैं जी, उसका जवाब मैं जी। देखिए, इस वक्त एक मुद्दा बहुत बड़ा है, हम भ्रष्टाचार और ये लोकपाल बिल के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर हम ये छोटी छोटी चीजों में हमने अपने को बांट दिया कि साहब हमें एक जगह आंदोलन के लिए नहीं मिल रही है, अनशन के लिए नहीं मिल रही है, या इनकी समस्या है और इनका एक भ्रष्टाचार है, तो हम बढ़ जाएंगे। इस वक्त सारे जहां जहां जो हम लोग कहीं न कहीं हम लोग पीड़ित हैं, इससे परेशान हैं, मुद्दा केवल एक ही है कि अगर हम एक मंच पर आ गए और हमने परेशानियों की, सबकी परेशानियों को एक परेशानी के साथ खड़ा कर दिया, तो हमारी निश्चित जीत होगी। हमें अनशन के लिए भी जगह मिलेगी, हमें बाकी और चीजों के साथ भी न्याय मिलेगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल उसमें लक्ष्य में खो गए, अगर चिड़िया की आंख नहीं दिखी और पूरा पेड़ दिखा, चिड़िया दिखी, तो वो कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस विजय होगी, बीजेपी की विजय होगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा जैसा सिस्टम पिछले 63 साल से इस देश में चल रहा है। जी, आपकी बात सही। अनुपमा जी, आपसे एक मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ। अन्ना जी, आप भी सुनिएगा। ये जो एक एंटी करप्शन स्टडी हुई थी, इसमें ये कहा गया है कि 471 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए थे 2010 में, और जिसमें पीडीएस को लेकर 11.5%, हॉस्पिटल्स 9%, स्कूल 5.8%, यानी हॉस्पिटल, बिजली, पानी के लिए भी रिश्वत दी गई। और सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि ऐसे परिवार जिनकी आय जो है 5,000 रुपए से कम है, वो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए बिजली, पानी, घर
ये समस्याएं सबसे बड़ी होती हैं। और 54% ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्ट लोग हैं। अब ये सारे सिनेरियो को लेकर, क्योंकि आपके पास आंकड़े हैं, हम लोग ये कहीं ऐसी चीज तो नहीं है, ये ऐसा रन रेस तो नहीं है जो कि अचीव ही नहीं हो सकता अभी। हाँ, अगर हम इस तरह के नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च होती